जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों आपको याद है कि 2-1 दिन पहले जब अमेरिका की सरकार ने अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान को मज़हबी आज़ादी ना होने की बेस पे एक कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न बना दिया और हमें कंटीन्यूअसली इस लिस्ट में रखा जा रहा है, जबकि आपको पता है कि भारत को अमेरिका ने डाला लेकिन निकाल दिया। इस पे ऊपर बात करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की जनाब साजिद तारड़ साहब से। आपको पता है अमेरिका में होते हैं और बड़ी अपनी इंडिया पाकिस्तान अमेरिका और साउथ एशियन पॉलिटिक्स पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं और सिंस डोनाल्ड ट्रंप को भी असिस्ट करते रहे और अभी भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को भी बड़ा क्रिटिकली वॉच करते हैं। थैंक यू वेरी मच तारड़ साहब। माय प्लेजर, थैंक यू चीमा साहब। तारड़ साहब ये बताएं सर कि ये जो पाकिस्तान को तालिबान के साथ में ला देना, हम उनकी मदद कर रहे हैं, जबकि इंडिया को इस लिस्ट से निकाल देना और कहना कि हालांकि इंडिया के हवाले से उनको बहुत ज्यादा जो रिकमेंडेशंस भी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने निकाल दिया। सुनने में आ रहा है कि अगले महीने 2+2 डायलॉग हो रहा है, जिसमें इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर वॉशिंगटन आ रहे हैं और उनको जो है वो कोई डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से कुछ सुना $3 अरब की जो इक्विपमेंट ड्रोन्स भी वो खरीद रहे हैं। क्या आप समझते हैं ये अमेरिका से असला खरीदने की वजह से इंडिया को ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और पाकिस्तान का क्योंकि अब वो स्टेक नहीं रहे तो पाकिस्तान को कॉन्टिन्यूसली पनिश किया जा रहा है? आप कैसे देखते हैं इसको सर? नहीं चीमा साहब, मैं इस तरह नहीं, इसको मैं जिस तनाजर से देखता हूँ, बल्कि आपको एक मैं मिसाल दूंगा इसकी कि मैं एक वाहिद आदमी हूं जो पिछले, क्योंकि 2016 से मेरा एक्सपोजर था टू सी हाउ द वॉशिंगटन डीसी एंड हाउ द वॉशिंगटन डीसी एलीट वर्क्स। तो उसमें मैं मुसलसल वार्न करता रहा हूं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान को इंडिया वॉशिंगटन डीसी में बहुत आगे है। व्हाइट हाउस की ईयर्स एंड आईज जो है वो इंडियन डायस्पोरा और इंडियन लॉबी है और इंडियन अपॉइंटमेंट्स हैं, लेकिन इस पे कोई तवज्जो किसी ने ना दी, ना डिप्लोमेटिक मिशन ने दी, ना आपकी फॉरेन पॉलिसी। आपको इंटरनल इश्यूज ऐसे रहे हैं कि आपके जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो लोकल सियासत में ज्यादा इंटरेस्टेड है वर्सेस इन द फॉरेन पॉलिसी में। वो आपके जो सवाल से जिस तरीके से मैं कंट्राडिक्ट करना चाहूंगा, आपको ये पता होगा कि S-400 S-500 जब रशिया से लिया है, तो जब टर्की ने S-400 लिया था तो उस पर सैंक्शंस की बात की अमेरिका ने, उस पर एम्बार्गो की बात की। लेकिन जब इंडिया ने लिया तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की। तो इसकी वजूहात क्या है? आपको क्लियर नजर आ रहा है कि उसी तनाजर से, उसी लेंस के साथ आज भी पाकिस्तान को उन्होंने अपना एक पनिश करने के मूड में लग रहा है। अमेरिका जो है वो इज नॉट कंप्लीटली अलाइंड विद पाकिस्तान। और उसमें यहां मैं कुछ चीजें और बताना चाहूंगा, आगे फ्यूचर में हमारी फॉरेन पॉलिसी कहां जा रही, हमारे हमारे हालात कहां जाएंगे। हालात इस तरीके से हैं, अगर आपको याद हो कि 22 रिपब्लिकन सेनेटर थे जिन्होंने एक बिल पेश किया था, जो मैंने बल्कि यहां तक कहा था कि मुझे लगता है वो बिल ड्राफ्ट करने वाला भी कोई इंडियन अमेरिकन था। उसमें बिल्कुल पाकिस्तान को एक कॉर्नर करना, निशाना बनाने की कोशिश की गई। उसमें उसमें नॉर्दर्न अलायंस की भी, आप पिछली बातें छोड़े, रीसेंट नॉर्दर्न अलायंस के साथ भी पाकिस्तान को अक्यूज किया गया। और उसमें बिल्कुल उन्होंने इल्जाम सारा लगाया था कि अफगानिस्तान में जो कुछ भी हुआ है वो पाकिस्तान ने किया है। अब वो 22 सेनेटर्स जो है वो कहां जा रहे हैं आगे? आगे मैं बताना चाहूंगा कि 2022 में मिड टर्म इलेक्शन है, हाउस और सेनेट दोबारा चांसेस है रिपब्लिकन होंगे, और 2024 में पलड़ा जो दूसरी तरफ टर्न लेगा और रिपब्लिकन प्रेसिडेंट आएगा। तो इन 3-4 सालों में जो पिछले 3 साल हैं, अगर इसमें पाकिस्तान ने कैचअप ना किया तो वही सेनेटर अपना जब पावर में आएंगे तो वो अपने चीजों का हिसाब मांगेंगे। उसमें पाकिस्तान की तैयारी मुझे नजर नहीं आ रही है। पाकिस्तान ने कभी अपनी फॉरेन पॉलिसी को और वॉशिंगटन डीसी में अपने हालात को कभी सीरियस नहीं लिया, और उसी की वजह से ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं। पाकिस्तान एक एक महीने में अपने कैंप चेंज करने की कोशिश करता है। जब एक तरफ से जब चाइना सी पैक बंद होता है तो फौरन IMF एक महीने में चेंज कर लेता है। तो मेरा मकसद कोई एक क्लियर फॉरेन पॉलिसी नहीं है, एक गाइडलाइन नहीं है, डॉलर बेस फॉरेन पॉलिसी है और किसी चीज में मेच्योरनेस नजर नहीं आती। पाकिस्तान के आप इंटरनल हालात आजकल देख लें, किस तरीके से TTP TLP जो कुछ भी आप करें, मेरा मकसद उसमें कंफ्यूजन नजर आता है। और उसी की वजह बिल्कुल उसी तरीके से, उसी तनाजर से जो हमारी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है वो भी कंफ्यूजन
और बौखलाहट ज्यादा नजर आती है। और उसी की वजह से जिस तरीके से, बल्कि आपको पता होगा कि पिछले अरसे में यहां से यह भी एक्यूज किया गया था कि अंडर एज लोगों को पाकिस्तान में आर्मी में भर्ती किया जाता है, और उसमें तो दरअसल हकीकत यह है कि अगर आपने वाजे और कम्प्रीहेंसिव अपनी को पॉलिसी ना अख्तियार की तो खुदा ना करे कि आपके ऊपर सैंक्शंस और एम्बार्गो लगे, लेकिन उसका मूड बनता नजर आ रहा है। और उसमें की फैक्टर होगा इंडियन अपॉइंटमेंट्स, इंडियन लॉबी, इंडियन डायस्पोरा इन वॉशिंगटन डीसी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तार साहब ये भी बताइएगा, ये आपने बिल्कुल सारी बात है उसको जो इंटरनल डायमेंशंस हैं पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात सही ना होने की, जो अमेरिकन डायमेंशंस है उसको भी आपने टच किया है। ये बताइएगा कि ये जो पाकिस्तान के जो इस वक्त एम्बेसडर हैं अमेरिका में, असद साहब, डॉक्टर साहब, आपके भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, इनको रिमूव किया जा रहा है और मसूद खान को ले जा रहा है। एक तो ये कहा जा रहा है कि ये कॉल अरेंज नहीं करा सके, दूसरा इनके दौर में ये पाकिस्तान को इस लिस्ट में दोबारा डाल दिया गया, ये कुछ नहीं कर सके। आप वहां पे पाकिस्तानी डियास्पोरा को, जारी बात है आप सारा है, आप लोगों को मिलते हैं, आपको अंदाजा है कि आपके इर्द गिर्द जो पाकिस्तानी अमेरिकन वहां हैं। आप मुझे ये बताइएगा मसूद खान की जो अपॉइंटमेंट है, क्या ये एक सोल्यूशन होगा या एक प्रॉब्लम होगा? क्योंकि उनके बारे में कहा जा रहा है क्योंकि इंडियंस भी इस पे बहुत ज्यादा लॉबिंग कर रहे हैं। रिसेंटली भी मैं कुछ इंडियन टॉक शोज में था जहां पे वो कह रहे थे कि ये तो हार्ड लाइनर हैं, हॉक हैं। तो आप क्या समझ, और फिर ये इनका एज फैक्टर भी बहुत ज्यादा, ये बूढ़े भी हैं, फिर ये रिटायर्ड डिप्लोमेट थे, फिर प्रेसिडेंट 5 साल रहे, फिर सफीर आ रहे हैं। तो लोग ये भी उनको बातें कर रहे हैं कि आप प्रेसिडेंट से सफीर पे दोबारा आ रहे हैं, इस ओहदे को कबूल नहीं करना चाहिए। आप क्या समझते हैं, मसूद खान साहब पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात बेहतर करने में किरदार अदा कर सकते हैं या ये ही हिमसेल्फ इज अ लायबिलिटी? हाउ डू यू सी दिस? देखिए, मैं मसूद साहब के बारे में मैंने उनका पूरा पोर्टफोलियो स्टडी किया है। एक तो वो प्रमोशन की बजाय डिमोशन पे छोटी पोजीशन पे आ रहे हैं, एक तो नंबर वन। और दूसरा, इस वक्त पाकिस्तान में एक ऐसा ग्रुप है वो समझता है कि शायद ये जाके कश्मीर के इशू को प्रमोट कर सकेंगे वॉशिंगटन डीसी में। लेकिन उसमें मेरी ओपिनियन कुछ और है। वो ओपिनियन ये है कि एम्बेसडर यहाँ आपकी फॉरेन पॉलिसी का इंटरप्रेटर होता है। आपकी पाकिस्तान के इंटरनल हालात और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस होती है उसने उस हिसाब से चलना होता है। देखें, यहाँ पे असद मजीद साहब एक वाज अ टिपिकल डिप्लोमेट, पीएचडी इन इकोनॉमिक्स। उनके अपने पोर्टफोलियो उनका बड़ा स्ट्रांग था, लेकिन उसमें वजह यह है कि आपका फॉरेन मिनिस्टर को सीरियस होना चाहिए आपकी फॉरेन पॉलिसी के लिए। आपकी क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए जिस पे चलना हो। और दूसरा ये है कि उनको चाहिए कि कम्युनिटी को एनर्जाइज करें, डायस्पोरा को एनर्जाइज करें, उनको एजुकेट करें। हमारा सबसे बड़ा इस वक्त इशू वॉशिंगटन डीसी या अमेरिका में ये है। और जो दूसरा अभी इन्होंने एक बैक स्टैबिंग और की है कि सबसे पहले तो ये हमारा पाकिस्तानी डायस्पोरा, क्योंकि पाकिस्तान में सियासी ट्रेनिंग नहीं हुई, वहां पे इंटरप्शन होती रही और उसी वजह से वो डायस्पोरा। और दूसरा, इंडिया की माइग्रेशन एजुकेशन बेस पे हुई है, हमारी इकोनॉमी बेस पे हुई, और उसमें डायस्पोरा के इंटेलेक्ट में काफी फर्क है, उनकी अप्रोच का काफी फर्क है। तो उसमें ये हमारे डिप्लोमेटिक मिशन का फर्ज बनता है कि डायस्पोरा को ट्रेन करें, डायस्पोरा को एनर्जाइज करें, लेकिन उसमें वो फेल रहे हैं हमेशा। मैंने एक दफा प्रपोज एक एम्बेसडर किया था कि समर में यहाँ पे एक समर कैंप बच्चों का किया जाए, उनको जमहूरियत, उनको बताया जाए हाउ टू बी एक्टिव पार्ट, हाउ टू टेक एक्टिव पार्ट इन पॉलिटिक्स। लेकिन वो उन्होंने हंस के बल्कि वो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। लेकिन दर हकीकत कोई गाइडलाइन नहीं है इनके पास। पीछे पाकिस्तान से जो डिसीजन लिए जाते हैं वो सियासी बेस पे डिसीजन होते हैं, यहाँ पे अपॉइंट करना। अब ये कश्मीर का मसला उजागर किस तरह करेंगे जब आप खुद सीरियस हैं पाकिस्तान में कश्मीर, आपने पाकिस्तान में उसका प्रेशर मेंटेन कर रखा है? मेरे ख्याल में नहीं। तो एक एम्बेसडर यहाँ पे क्या कर पाएगा? और दूसरा, जिस तरीके से आपने फरमाया चीमा साहब, मैं भी पढ़ रहा था कि जिस दिन से ये खबर आई है मैं उसके इंडियन आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, इंडियन प्रोग्राम देख रहा हूँ, वो चैलेंज करेंगे, हार्ड टाइम देंगे मसूद साहब को इन वॉशिंगटन डीसी में। तो मेरे ख्याल में एक सर्टन ग्रुप की निशानदेही पे या उनकी ख्वाहिश पे उनको अपॉइंट किया जा रहा है। अब देखें वो किस हद तक कामयाब होते हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान को, गवर्नमेंट को, फॉरेन अफेयर ऑफिस को सीरियस होना होगा
आप ये देखें कि यहाँ पे एम्बेसडर क्या कर सकता है जब पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी ना हो, पॉलिटिकल हामांगी ना हो, तो वो एक एम्बेसडर यहाँ पे पूरी दुनिया को पाकिस्तान की क्या पिक्चर दिखाएगा। जबकि हालांकि आप ये देखें, मैं जिस तरह पहले कई दफा कह चुका हूं कि जो एम्बेसडर आपके पाकिस्तान में बैठे हैं वो भी तो रिपोर्टिंग कर रहे हैं अपने कंट्रीज को, और वो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। आप टीटीपी टीएलपी को किस तरीके से जब आपने हैंडल किया है, आप किस तरीके से आईएसआई के चीफ को आपने इतना बड़ा इशू बना दिया है, लगता है जिस तरह पूरा कंट्री जो है वो आईएसआई का चीफ चला रहा है, उसके बगैर गवर्नमेंट जो है इंस्टेबल हो जाती है। आपने बिल्कुल यही पिक्चर ड्रा की दुनिया के लिए। तो आपके एम्बेसडर जो यूके के, अमेरिकन और रशियन चाइनीज एम्बेसडर हैं, वो पाकिस्तान से क्या रिपोर्टिंग करते होंगे अपने कंट्रीज में। तो यहाँ पे एक एम्बेसडर बैठा है, वो बेचारा कितनी पिक्चर ड्रा करेगा, वो कितना भी स्ट्रांग हो, कितनी भी पीएचडी उसके पास हो, लेकिन जब तक एक पूरा टीम वर्क ना हो, पूरा एक आपका एक पूरा सिस्टम, गवर्नमेंट आपकी फॉरेन अफेयर आपकी मिनिस्ट्री सारी एफर्ट नहीं करेंगे, तो ये चीजें नहीं हो सकती। यू हैव टू बिकम सीरियस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिकम सीरियस अबाउट पाकिस्तान एंड देन अबाउट फॉरेन पॉलिसी। अब जब लग रहा है ये कि आप ना इंटरनल सीरियस है ना एक्सटर्नल सीरियस है, आपके बिल्कुल ब्लंडर जो है, जिस तरह मैंने कहा कि लगता यही है कि आपकी डॉलर बेस्ड डिसीजन है हर चीज के पीछे, चाहे वो अफगानिस्तान का इशू हो, चाहे वो यहाँ फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे आपका सी पैक हो, लेकिन हर एक के पीछे यही लगता है कि करप्शन का एक अनासर है, और उसी की बेस पे सारी चीजें ताने बाने जब भी आप देखें तो जाके मिलते डॉलरों पे। अच्छा, मैं एक छोटा सा पॉइंट आपसे ये भी थोड़ा पूछ लूं। अगले दिन हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं मतीन हैदर साहब, वो मेरे शो पे बैठे हुए थे यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि जी अपॉइंटमेंट हो रही थी एम्बेसडर्स की, तो मोहित यूसुफ साहब भी चाहते हैं कि वो अमेरिका में सफीर लग जाए। तो मुझे ये बताएं, ये हमारे लोग क्या कर रहे हैं? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से सफीर लगना, सदर आजाद कश्मीर से सफीर लगना, ये मोहित यूसुफ साहब को क्या आपके दिमाग में वैसे क्या आता है तारड़ साहब, वो क्यों सफीर आना चाहते होंगे अमेरिका? मैं बिल्कुल इसको एक मजाक समझूंगा, और मैं समझता हूं कि अगर वो खुद इंटरेस्टेड थे तो किस बेस पे थे वो, ये आप, बल्कि मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आप उनकी फिर स्टेट ऑफ माइंड देखें, उनके गोल्स देखें, और उनका उन कैंडिडेट्स में आना मेरे लिए इट्स नथिंग बट अ जोक। कि आप एक तो वाशिंगटन डीसी बेस हैं, आपकी नेशनैलिटी ग्रीन कार्ड के अभी इश्यूज मौजूद हैं, आपने सारी जिंदगी यहां गुजारी है, तो ये मजाक थोड़ी है, ये तो फिर मजाक हो रहा है ना। जी एम्बेसडर खेलें, फिर ये तो इस तरह हो रहा है, इसमें नेशनल इंटरेस्ट नहीं देखा जा रहा। मैंने लिस्ट देखी थी, उसमें मोहित यूसुफ साहब थे, एक हमारे रिटायर आर्मी जनरल भी थे, और मेरा मकसद है ये सीरियसनेस देखें, ये यहां तक। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करूंगा, मैं ज्यादा नहीं, हमारे जो वजीर आजम साहब है अपनी हर चीज को कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ और बांग्लादेश, कभी जयशंकर के साथ भी कंपेयर करके देखें, कभी उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑपरेशन को भी करके देखें, और कभी अगर उनके पास रिपोर्टें मौजूद हो तो जरा ये भी कोशिश करके देखें कि वॉशिंगटन डीसी में इंडियन जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो किस तरह बिहेव करता है, कितने नेशनलिस्ट हैं वो, उनकी क्या एफर्ट्स हैं, आपके ऊपर कितनी वो नजर रखते हैं, जरा वो भी देखें, उन चीजों को कंपेयर करें। कभी अगर आपने कोई मॉडल बनाना है तो देखें, अब मॉडल होना चाहिए ना। अब कभी खुद चीजें नहीं बना सकते तो कॉपी कर लें किसी की। तो लेकिन अफसोस है यही, मैं आपको हमेशा ये कहता हूं, हमारे डिप्लोमेटिक मिशन जो है वो सिर्फ दो चीजों के लिए बनाए जाते हैं बाहर, शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए और पासपोर्ट बनाने के लिए। उनका डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी के साथ कोई तल्लुक नहीं। हमारे आपके एमएनए और आपकी स्टैब्लिशमेंट के रिश्तेदार आते हैं और उन्हें पता होता है कि हमें हाथ कोई नहीं लगा सकता, वो 11 बजे आते हैं, सिगरेट पीते हैं, चाय पीते हैं, 2-4 पाकिस्तानियों को डराते हैं और वापस घर चले जाते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तार साहब, ये बताइए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि 2005-6 तक 7 तक जब अमेरिका इंडिया को सिविल न्यूक्लियर डील कर रहा था उनके साथ, और सिविल न्यूक्लियर के मुआहदे कर रहा था, तो पाकिस्तान तार साहब बहुत कहता था कि अमेरिका क्यों कर रहा है, ये क्यों, ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये पाकिस्तान के खिलाफ क्यों आप कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ अरसे से जो कुछ अमेरिका इंडिया को दे रहा है, पाकिस्तान से एक लफ्ज भी नहीं बोला जाता। अब पाकिस्तान खामोश रहता है। देखिए पाकिस्तान को, जब उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान खुद कंफ्यूज है डॉलर बेस। जब चाइना से डॉलर आने शुरू हो जाते हैं तो वो एक दुकान बिल्कुल बंद कर देते हैं, ब्रिज बंद कर देते हैं। इधर से डॉलर बंद हुए तो इस वक्त पूरी ट्राई फुल फ्लेज
सऊदी अरेबिया से कहा जा रहा है कि हमें वापस अमेरिकन कैंप में लेके आया जाए, इस वक्त बिल्कुल वही ट्राई हो रही है। तो उसमें जब देखें ना, और दूसरा सबसे बड़ा एक जो तनाजर दो कंट्रीज का अगर देखा जाए, तो एक अमेरिकन गाहक है उनका, और एक उनसे पैसे मांग रहा है। तो उन्होंने जाहिर जो पैसे मांगने वाले को जिस तरीके से ट्रीट करना चाहिए वो कर रहे हैं। वो उनका कस्टमर है, वो उनका पार्टनर है अगेंस्ट चाइना, वो ट्रेड में उनका पार्टनर है, वहां से उन्हें कोई थ्रेट नहीं है। आपके साथ आपने हमेशा डबल गेम खेल के अपना सारा जो सत्यानाश कर दिया अपने रिलेशनशिप का, उसमें अल्टीमेटली यू हैव टू मेक द करेक्शन। सबसे बड़ा इम्तिहान अगर मैं इस वक्त पाकिस्तान में बैठा हूं, तो पाकिस्तान को अपना दुनिया में इत्माद रिस्टोर करना चाहिए सबसे पहले, कि वी आर इंटरनेशनल प्लेयर, हम मुखलस हैं अपनी चीजों में, और हमें बिल्कुल बताएं कि वी आर न्यू पाकिस्तान, बताएं वी आर न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, and we are serious about dialogue, we are serious about human rights, we are serious about freedom of religion. आप सिर्फ और सिर्फ ये कह देते हैं टीएलपी की वजह से हमारे ऊपर फैटफ का आ जाएगा, लेकिन आपकी करप्शन का आपको नहीं, क्या आपका क्या हाल है, करप्शन को नोट नहीं कर रहे वो, आपके फ्रीडम ऑफ रिलीजन को वो नोट नहीं कर रहे, जो सिंध के अंदर क्या हालात है हिंदू कम्युनिटी के साथ जिस तरह होता है उसको लोग नहीं देख रहे, उस पर सीरियस लेंगे। आप टीटीपी के साथ जब आप उनको खुली माफी का ऐलान करते हैं तो क्या ख्याल है, आप लोग आपको नहीं देख रहे हैं वो, आप टीएलपी के साथ मुआहदा करके आप उसको डिस्क्लोज नहीं करते, वो लोग देख रहे हैं, बट इवन देन आपकी आवाम देख रही है रिजर्वेशंस। खान साहब जब जिस दिन सुप्रीम कोर्ट गए थे अगले दिन, बाहर माया आके चीखी थी उनकी कि इनके साथ क्यों इतना सुलह कर रहे हो, जिनके पेशावर बच्चे जो शहीद हुए थे उनकी माएं चीखी आगे बाहर, उन लोग, आपका क्या ख्याल है इंटरनेशनल कम्युनिटी को नहीं देख रहे हैं व्हाट इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। तो आपको अपनी प्रायोरिटीज ठीक करनी होगी, आपको प्रायोरिटीज ठीक करनी होगी, अपने आपको सीरियस होना पड़ेगा पाकिस्तान के बारे में, वरना आप कहते हैं गलती गुंजाइश नहीं था, आगे सफर बड़ा खतरनाक है जिन रस्तों में जा रहे हैं। ये जो कोविड आया है चीमा साहब, इसका इम्पैक्ट थर्ड वर्ल्ड वॉर का है। चाहे सप्लाई चेन टूटे, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट है। बड़े बड़े बुत इसमें गिरेंगे इस कोविड के बाद, महंगाई के सैलाब में कई चीजें उलट जाएंगी, और उसमें बिलखसूस जिन मुमालिक में नॉन सीरियस फैक्टर है, जहां पे एक एलीट क्लास रूल कर रही है, जहां पे करप्शन इस हद तक हो चुकी है कि 6 करोड़ की गाड़ी इस वक्त पाकिस्तान में V8 6 करोड़ की गाड़ी है, और उसकी भरमार है। लोग इस तरह लेते हैं जिस तरह कैंडीज ली जाती है, और गरीब आदमी जो है वो 2 वक्त की बजाय 1 वक्त की रोटी पे आ चुका है। ये सोचना पड़ेगा जो भी लोग इस वक्त रूलिंग पार्टी में बैठे हैं कि ये समंदर इसका जब जोर पड़ेगा तो सामने क्या होगा। अभी तक उनके कहते हैं माथे पे बल भी नहीं है, लेकिन गलत बात है। अच्छा तार साहब, ये तो एक सिचुएशन होगी, लेकिन प्रॉब्लम जिस तरह आपने बताया, आज इस वक्त आपको पता है कि इस लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस हुई है, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस, जिसमें सारी ऑपोजिशन और सारे एक ही पॉइंट था, सारा पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट पे तनकीद कर रहा था, और सारी सियासी जमातें आ रही थी वो एस्टैब्लिशमेंट पे तनकीद कर रही हैं, सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, सिविल सोसाइटी, लॉयर्स, मतलब बड़ी खुल खिला के तनकीदें हो रही हैं, इतना ज्यादा बोल रहे हैं। ये तो लगता ये है कि जो हमारा डोमेस्टिक मंजरनामा है इसमें इतनी पोलराइजेशन है, यानी कि इमरान खान साहब का पावर में आ जाना इस तरह लग रहा है जिस तरह एक नेचुरल नहीं, एक अननेचुरल सा फिनोमेनन है। सो इस तरह के एनवायरनमेंट में क्या आप समझते हैं कि फॉरेन पॉलिसी और अमेरिका से ताल्लुकात मजीद डिस्टेबलाइज नहीं होंगे, क्योंकि डोमेस्टिकली कंसेंसस नहीं है, पॉलिटिकल जब इंस्टेबिलिटी होगी, एस्टैब्लिशमेंट को आपने जो है वो टफ टाइम दे रहे हैं, और एस्टैब्लिशमेंट फॉर अ मोमेंट तो खामोश है, वो देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, लेकिन जजेस हो या जो भी हो, तो ये इस तरह की जो कंफ्यूजन से हम किस तरह निकल सकते हैं, ये तो एक घर में हमें समझ नहीं आ रही कि किसके पास कितनी ताकत होनी चाहिए, तो बाहर कैसे डील कर सकते हैं ये जो अभी एस्टैब्लिशमेंट पे क्रिटिसिज्म हो रहा है, और जो लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस, इस रेफरेंस से जरा फॉरेन पॉलिसी पे इन्फ्लुएंस बताइएगा। मैं चीमा साहब, इट वाज शॉकिंग, मैंने उसको बड़े क्लोजली वॉच किया क्योंकि अल्टीमेटली मेरी फीलिंग्स है, आई एम अ लॉयर माय सेल्फ। उसमें अली अहमद कुरद साहब की स्पीच, उसमें जजेस का बैठना, उसके बाद चीफ जस्टिस साहब का रिएक्शन, उसके बाद वहां पे स्पीचेस हुई, और बिलखसूस वहां नवाज शरीफ साहब की स्पीच, इट वाज अमेजिंग। मैं हैरान हो गया हूं
कि उस पूरे सेशन में, पूरे वो जो 2-3 दिन का उनका सेशन था, उसमें इमरान खान साहब का नाम ही कहीं नहीं। हाँ। सबसे बड़े मेरे लिए एक लम्हा फिक्रिया था कि उसमें उन्होंने इमरान खान, पीटीआई गवर्नमेंट पे कोई क्रिटिसाइज नहीं किया, और वो उन्होंने डिफाइन पूरा, मैं समझता हूं, हैरान हो गया हूं मैं कि वो किस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया, जज्बात, और जो नारे वहां पे जो वकला ने नारे लगाए, मैं हैरान था उस पर, हैरान था उस पर। और मेरा, आपका क्या ख्याल है, दुनिया इस चीज को नहीं देख रही? हम कहां खड़े हैं? पॉइंट मैं समझता हूं कि अली अहमद कुरैश साहब ने एक बात कही, मैं हैरान था उस पर। उन्होंने कहा कि ये कंट्री मुट्ठी के अंदर से जिस तरह रेत स्लिप हो रही है, इस तरह निकलता जा रहा है हाथों से। जिससे उनकी तशबीह ये थी, और मेरे लिए बड़ा एक लम्हा फिक्रिया था एज अ लॉयर, और मुझे मेरी खुद आंखें कई खुली उसमें चीजें देखकर, सुन के उनकी बातें। मैं खुद क्योंकि अमेरिका में बैठा हूं, अल्टीमेटली मैं हूं तो बड़ा जज्बाती पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन ये कि वो, मैं हैरान था कि इतना गुस्सा और इतना रिएक्शन एक ऐसे तबके से जो कि एक पढ़ा लिखा तबका है, जो आर्गुमेंट्स पे चलता है, जो दलाइल की बात करता है, जो कन्विंसिंग और प्लीडिंग पे चलता है। तो और आपने जो फॉरेन पॉलिसी की बात की, वो लाजमी फॉरेन पॉलिसी पे देखें उसको, मैं उसको रिलेट इस तरह करूंगा। आपको शायद ये पता होगा, आसमा जागीर कॉन्फ्रेंस में कई आपके जो सफीर हैं उन्होंने आके स्पीचेस दी जी। और मैं समझता हूं कि इट वाज एन अमेजिंग ओकेजन। और आपके पूरी कंट्री को उसने एक पिक्चर ड्रा करके रख दिया है, एक क्वेश्चन मार्क बना दिया है पाकिस्तान के फ्यूचर पॉलिसी के बारे में। मैं इट वाज अमेजिंग, मैं उस पे हैरान था। मैं बड़ा, अभी तक मैं, आई एम स्टिल लिसनिंग, आई एम स्टिल रीडिंग, स्टिल वर्किंग ऑन दैट आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस। और वाकई ये आंखें खोल, आई ओपनर था वो एक पूरा सेशन। और उसमें फॉरेन पॉलिसी तो खैर देखे ना, दो चीजें होती। फॉरेन पॉलिसी चीमा साहब, आप सिर्फ मुमालिक उस वक्त उन पे सीरियस होते हैं जब अंदर से आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल हो अवाम का, आपके अंदर सब अच्छे की रिपोर्ट हो, आपके अंदर चीजें बिल्कुल स्मूथ चल रही हो, तो आप कोशिश करते हैं हाँ भैया बाहर निकल के अपने पड़ोसियों से रिलेशनशिप बेहतर करें। ये फॉरेन पॉलिसी। लेकिन जब इंटरनल हालात आपके ये हो कि आपका डॉलर आपके कंट्रोल से बाहर हो, आपका चीनी माफिया आपके कंट्रोल से बाहर हो, आटा माफिया भी आपके कंट्रोल में ना हो, और माफिया चला रहे हो जब पूरी कंट्री को, देखे ना इस वक्त सोमालिया या दूसरे ममालिक में वॉर लॉर्ड होते हैं, वो कंट्री चलाते हैं। हमारे भी तो वो वॉर लॉर्ड है ना, चीनी माफिया वॉर लॉर्ड है अपने, क्योंकि गवर्नमेंट की वो सुनते ही नहीं है, रिट ऑफ गवर्नमेंट ही कोई नहीं, किसी माफिया के ऊपर कोई इतलाक नहीं किसी चीज का। और आपके प्राइम मिनिस्टर साहब बता चुके हैं कि कंट्री इज रन बाय द माफियाज एंड आई हैव नो कंट्रोल ओवर। वो तो बेचारे एडमिट कर चुके हैं, वो तो कहते हैं कि माफियाज मैं कंट्रोल नहीं कर सका। तो फिर ये किसने करना है? ये मेरी नजर से बारे, मेरा तो मशवरा था बड़े अरसे से इमरान खान साहब को, और बरादराना और मुखलसाना मशवरा था कि चाहिए था छोड़ के अपोजिशन में बैठ जाते। बिल्कुल सियासत, सिविलाइज सियासत का तकाजा यही था कि इफ यू कैन नॉट डिलीवर योर मैंडेट एंड यू डोंट हैव अ पावर्स टू डू इट, यू गिव अप एंड सिट इन द अपोजिशन बेंच। ये जिन जिन रोल मॉडल की बात करते थे खान साहब, बरतानिया की खासकर, उन वहां तो यही होता है, या आप रिजाइन देते हैं, एडमिट करते हैं नहीं भाई आई कैन नॉट डू इट, रिजाइन कर जाते हैं। ऑपोजिशन में बैठते, यकीन करें खान साहब के लिए फायदेमंद था। खान साहब ने दोबारा एक ताकत बन के वापस आना था, एक स्ट्रॉन्ग पार्टी। लेकिन खान साहब इज लूजिंग एवरीथिंग मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इसमें आखिरी बस छोटा सा पॉइंट है, फिर आपसे बात कंक्लूड करता हूँ। वो ये है कि आप नहीं समझते कि हुकूमत ने, फवाद चौधरी साहब वहां जाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा कि मुझे पता चला एक मफरूर शख्स वहां पे खिताब कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब के लिए स्पेस कम होती जा रही है इस तरह के फोरम्स पे डिस्कस करना, या इस तरह के फोरम्स पे जाना? क्योंकि देखिए, इमरान खान साहब बेसिकली तो जिस कश्ती के सवार हैं वो ये है
कि उनके जो एक सेनेटर है वो टीएलपी के लीडर के पास फूल लेके गए हैं, और 2 दिन पहले फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि हम जो मिलिटेंसी इस मुल्क में, एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा है, इसको मुआशरे को काम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। एक तरफ वो मिलिटेंट्स के पास जा रहे हैं, एक तरफ वो लिबरल्स को बयानात दे रहे हैं, तीसरी तरफ वो इस तरह के फोरम्स पे नहीं जा पा रहे जहां पे उनको पता है कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, और स्टेट रिप्रेजेंटेटिव इस तरह की कॉन्फ्रेंस में जाके अपना मौकफ ही नहीं दे पा रहा। अब ये क्या कंफ्यूजन है, या डर गए हैं, या समझते हैं कि इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया इस वक्त? देखिए, आप ऐसे प्लेटफॉर्म की बात तो बहुत दूर की बात है। इस वक्त तो पीटीआई के एमएनए अपने हलकों में नहीं जा सकते। इस वक्त तो इमरान खान साहब, आप खुद वो किसी पब्लिक ऐसी जगह पे नहीं जा सकते लोगों के रिएक्शन की वजह से। लेकिन इस वक्त हालात ये हैं कि कंट्री के अंदर आप जो कह रहे हैं टीएलपी और टीटीपी, आप फूलों की बात कर रहे हैं। टीएलपी के बारे में इन्हीं गुजरा की स्टेटमेंट थी कि इंडिया के एजेंट है, पैसा इंडिया से आ रहा है, और फिर उन्हीं एक हफ्ते के अंदर उन लोगों के साथ सीट एडजस्टमेंट की बात हुई। देखें कितना बड़ा एक तनाजर है। अवाम के क्या हालात होंगे, पीटीआई के लोग जो हैं, वो जिनको यूथिया कहा जाता है, वो क्या सोचते होंगे आज। पहले तो इलेक्टेबल आपने करके दूसरी पार्टियों के लोग ले, बेचारे यूथिया फिर लाइनों में लग गए। फिर उसके बाद आप कौम को क्या क्यों इतना टार्चर कर रहे हैं कि एक हफ्ता पहले एक पार्टी को आप कहते हैं कि आप इंडिया के एजेंट, और एक हफ्ते बाद आप कहते हैं कि नहीं, हम उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। आप वोटरों को पागल क्यों करना चाहते हैं? वो सारे बेचारे, मैं समझता हूं, प्रोजेक्ट पे लग जाएंगे, लगने वाले होंगे बेचारे। उसकी वजह यह है कि वो एक क्लियर गाइडलाइन नहीं है, कोई सामने डायरेक्शन कोई नहीं है। अच्छा, फिर ख्याल नहीं रखते कि जनरल सेंसेस, यहां पे अमेरिका में ये होता है कि जो कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले अवाम की सेंसेस को चेक कर लिया जाता है, कौम की नब्ज देखी जाती है। लेकिन नब्ज जनरल मैसेज का आपने बिल्कुल कोई ख्याल नहीं है कि आपके 2 वजीर आपको एक डायरेक्शन पे लेके जा रहे हैं, 2 वजीर दूसरी डायरेक्शन पे लेके जा रहे हैं। एक बकरा मंडी है, जूती वजीर हैं, सारे जूतों पे सारे आके बैठते हैं, शो में जूते मारते हैं एक दूसरे के साथ, जूते। जिस तरह एक कॉमेडी शो होता है, जिस तरह स्टेज शो है, इस तरह ही आजकल ये चीजें चल रही हैं। एक दूसरे पे जुगत मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बस मैं हमारे जैसे लोग, और मैं अकेला नहीं हूं, एक बेशुमार मेरे जैसे लोग हैं जो पाकिस्तान से रिजेक्टेड होकर यहाँ आए थे, लेकिन आज भी खून के आंसू रो रहे हैं, चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे यूके में बैठे हैं। लेकिन जब हालात देखते हैं पाकिस्तान के किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, तो मायूसी के अलावा कुछ नहीं। हालांकि मायूसी गुनाह है, मैं समझता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला पाकिस्तान को, मैं समझता हूँ, कोई एक सही डायरेक्शन पे लाए, कोई ऐसा हो जो लीड कर सके और लोगों की उम्मीदों का उसका ख्याल रख सके। आमीन, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब फॉर एनलाइटनिंग अस और हेल्पिंग अस कि ये जो इस वक्त हम जिस जमघटे में फंसे हुए हैं, और टीएल और इमरान खान साहब और उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो कहाँ तक पहुंची है। बहुत शुक्रिया सर। बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।